गुज़िश्ता रोज भी इमरान खान साहब की बहनों ने अडयाला जेल के बाहर धरना दिया। मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन खान साहब की बहनों ने एक दफा फिर ये शो कर दिया कि ये जो मसला है इसको वो डाई डाउन नहीं होने देंगे। अगले ट्यूसडे को उन्होंने कहा कि हम दोबारा आएंगे। कि क्या सोहेल आफरीदी साहब मुलाकात करने आएंगे? वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी गुज़िश्ता रोज कहा था कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर पीटीआई कहती है तो हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये जो ग्रुप खरीदेगा पीआईए, इन्होंने 135 अरब रुपया पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं देना। पाकिस्तान की हुकूमत को सिर्फ तकरीबन 10 अरब रुपया दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, गुज़िश्ता रोज भी इमरान खान साहब की बहनों ने अडयाला जेल के बाहर धरना दिया। काफी घंटे वो वहां पे बैठी रही। एक मौके पे ये भी कहा गया कि पुलिस अब कार्रवाई करने वाली है। वाटर जो कैनन है उसको मूव किया जा रहा है। जब ये खबर आई तो खान साहब की बहनों ने ऊपर प्लास्टिक शीट्स वगैरह पहन ली। उनके साथ वहां पे दीगर लोग भी थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना एहतजाज जारी रखा और काफी घंटे एहतजाज करने के बाद फिर उन्होंने ये फैसला किया कि हमने अपना जो एहतजाज था उसको रिकॉर्ड करवा दिया और रात को तकरीबन 11-1 बजे के करीब इस धरने को खत्म कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज जो धरना अडयाला जेल के बाहर दिया गया था, एट द सेम टाइम उसी किस्म का धरना एक लंदन में पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर भी दिया गया। पाकिस्तान के जो ओवरसीज शहरी हैं उनके हवाले से गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा ने बात करते हुए उनकी बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो हमारी पावर हैं, वो हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमें हिम्मत देते हैं और उनको काफी ज्यादा अच्छे अल्फाज में याद किया ओवरसीज पाकिस्तानियों को। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो सपोर्ट है मुल्क के अंदर जितनी है वो सबको पता ही है, लेकिन एक तासुर ये भी है और एक राय ये भी है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनमें बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, गुज़िश्ता रोज जो वहां पे धरना दिया गया उसमें मुतालबा एक ही था कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाए। खान साहब की बहनें वहां पे आके बैठी, काफी ज्यादा सर्दी थी, हुकूमत ने भी तैयारी की हुई थी। खान साहब की तीनों बहनें वहां पे मौजूद थी और कल हमने देखा कि खान साहब की भांजी भी वहां पे मौजूद थी। ये सामने आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। ये नौरीन नियाजी साहिबा की बेटी हैं, हसान नियाजी साहब, जो इस वक्त जेल में हैं, जिनको फौजी अदालत से सजा हो चुकी है, जो खान साहब के भांजे हैं। ये उनकी बहन है, ये भी कल वहां पे मौजूद थी, अपनी खालाओं के साथ अपने मामू से मुलाकात के लिए आई थी और इनका भी मुतालबा ये था कि हमारे मामू से मुलाकात करवाई जाए, खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। वो मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन खान साहब की बहनों ने एक दफा फिर ये शो कर दिया कि ये जो मसला है इसको वो डाई डाउन नहीं होने देंगे। अगले ट्यूसडे को उन्होंने कहा कि हम दोबारा आएंगे। जब तक हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती हम आते रहेंगे। इसके बाद फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज कवर होती रही और ऑब्वियसली फिर जो व्लॉग्स वगैरह हैं उसमें भी इस चीज के ऊपर डिस्कशन होगी, मीडिया में भी डिस्कशन होगी। तो जो भी डिस्कशन ये जो मीटिंग से अराउंड हो रही है उसमें इस वक्त खान साहब की बहनों का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। और जिस तरीके से एवरी ट्यूसडे को हर मंगल को वो जाती हैं और जाके वहां पे बाहर बैठती हैं, एहतजाज करती हैं, उसकी वजह से ये मसला हाईलाइट होता है। अब थर्सडे को जुमेरात वाले दिन अगला मुलाकात का दिन है। क्या उस दिन कोई मुलाकात होगी? क्या सोहेल आफरीदी साहब मुलाकात करने आएंगे? मैंने उस दिन भी आपके साथ ये खबर पहले भी गालबन शेयर की है कि मुझे ये लगता है कि सोहेल आफरीदी थर्सडे को नहीं आएंगे। सोहेल आफरीदी का अब जो अगला स्टॉप होगा वो होगा जनाब, अगला स्टॉप लाहौर या पंजाब। उन्होंने अब पंजाब जाना है। मैंने पहले भी आपको ये खबर दी थी और पंजाब में जाके वो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से तैयारी करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं जनाब की स्ट्रीट मूवमेंट उनकी कब शुरू होगी। और अलीमा खान साहिबा ने कल गुफ्तगू करते हुए भी ये कहा कि हम हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि जनाब लोग गुस्से में, अभी तो कम लोग बाहर आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि जब फिर आपसे कंट्रोल नहीं होगा, जब बहुत ज्यादा लोग बाहर आ जाएंगे, तो बेहतर है कि उससे पहले ही मामलात को बेहतर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी गुज़िश्ता रोज कहा था कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर पीटीआई कहती है तो हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब जो कमेटी है जनाब, एक नेशनल डायलॉग कमेटी, जो फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और उसके साथ साथ जो है महमूद जो मौलवी साहब हैं, उनके ऊपर मुश्तमिल है। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। अब नेशनल डायलॉग कमेटी, इन तीनों अफराद ने खत लिखा है। जी हाँ जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप संजीदा हैं मुज़ाकरात के हवाले से तो आप ऐसा काम करें, सबसे पहले ये काम करें कि जो कोट लखपत जेल के अंदर लोग कह दें उनको पैरोल पे रिहा कर दें। अगर आप उनको जमानत नहीं दे सकते, आप उनके मुकदमात खत्म नहीं कर सकते, तो कम से कम आप उनको पैरोल पे तो रिहा कर सकते हैं।
उनको पैरोल पे रिहा करवाया जाए और उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इनका मौकिफ ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो जाके खान साहब को कोई, जिसे कहते हैं ना, बड़ा असर्टिवली या फिर जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाके वहां पे असर्ट कर सके, उसको डिफेंड कर सके और उनको कहे कि आप ये करें वो करें। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है इनकी नजर में इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर। खान साहब की बहनें हैं लेकिन ऑब्वियसली वो सियासी नहीं है, वो गैर सियासी हैं, उनका जमात में उस तरह किरदार नहीं है। तो अगर डायलॉग को आगे बढ़ाना है तो कोट लखपत जेल के जो कैदी हैं उनको रिहा करवाया जाए। शाह साहब को, मियां महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, उमर चीमा साहब को ये पैरोल पर रिहा हों, एक गाड़ी में बैठे, गाड़ी सीधी जाके अडयाला जेल के बाहर ब्रेक लगाए, ये लोग अंदर जाएं और जाके खान साहब से बात करें। अच्छा, अब ये आइडिया तो अच्छा है, क्या इसके ऊपर हुकूमत अमल दरामद करेगी? मुझे ये ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पे इन शख्सियात की जानिब से खत लिख दिया गया है। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कब पूछ के इस खत का जवाब देते हैं। मेरा मतलब है कि कब वो इस खत का जवाब देते हैं। जो भी इस खत का जवाब आएगा फिर उससे पता चलेगा कि मामलात आगे किस तरफ जा रहे हैं। अगली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पीआईए की निजकारी होगी। पीआईए के हवाले से बार बार ये कहा जाता था कि पाकिस्तान के खजाने के ऊपर वो बोझ है, हर हफ्ते इतना नुकसान हो रहा है, हर महीने इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो चुका है। अब उसकी निजकारी हो गई, 135 अरब रुपए में उसको बेच दिया गया। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने देखा होगा गुज़िश्ता 2-3 सालों से हम बैरूनी सरमायाकारी का बहुत ज्यादा जिक्र सुन रहे हैं। इवन कि जब पीआईए को बेचने का सारा प्रोसेस वगैरह शुरू हुआ उसमें भी कभी कहा गया कि जी कोई तुर्की की एयरलाइन इंटरेस्टेड है, कतर की एयरलाइन इंटरेस्टेड है, कोई जर्मनी इंटरेस्टेड है, बहुत सारे बाहर की जो कंपनियां हैं, बाहर के जो ममालिक है उनके नाम सामने आए। लेकिन आखिर में जब ये बिकी तो पाकिस्तानी कंपनियों ने ही कम्पीट किया और पाकिस्तानी कंपनियों ने और पाकिस्तानी कंसोर्टियम ने ही इसको खरीदा। आरिफ हबीब साहब के जो ग्रुप है उन्होंने एक कंसोर्टियम बनाया और उन्होंने इसको खरीदा 135 अरब रुपए में। तो बाहर से कोई सरमायाकारी नहीं आई। पिछली दफा भी जब बोली हुई थी तो सिर्फ एक बिड आई थी और वो भी ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से आई थी जो चौधरी साद नजीर साहब ने दी थी और 10 अरब रुपए की बिड दी गई थी। और उस वक्त कुछ लोगों ने कहा था कि जी ये तो बहुत कम है, ये 10 अरब की कैसे जनाब इन्होंने बिड दे दी। अब दी गई है बिड 135 अरब रुपए की। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो बड़ी जबरदस्त है। वो ये है कि ये जो कंपनी खरीदेगी या फिर ये जो ग्रुप खरीदेगा पीआईए, इन्होंने 135 अरब रुपया पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं देना। पाकिस्तान की हुकूमत को सिर्फ तकरीबन 10 अरब रुपया दिया जाएगा। बाकी इन्होंने सारा पैसा पीआईए के अंदर इन्वेस्ट करना है, उसमें टाइम टू टाइम के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, वो इस तरह है। तो पाकिस्तान की हुकूमत को अभी भी 10 अरब भी मिलेंगे। तो भाई जिस वक्त वो साद नजीर साहब दे रहे थे, ब्लू वर्ल्ड वाले दे रहे थे, उस वक्त ले लेते। एक साल के अंदर मजीद अपना नुकसान करवाने की क्या जरूरत थी। पर एनीवे जनाब अब ये डील हो गई है और इसमें अब ये कहा जा रहा है कि 75% जो हिस्से हैं या जिनको आप शेयर्स कह सकते हैं वो इन्होंने खरीद लिए हैं और उसमें वो दीगर जो लोग हैं उनको भी हो सकता है पार्टनर बनाए। और इसमें ये खबर भी आ रही है कि आरिफ हबीब वेलकम्स फौजी फर्टिलाइजर एज पार्टनर इन पीआईए रिवाइवल। तो फौजी फर्टिलाइजर भी जनाब इसका हिस्सा होगी और वो जो 25% शेयर्स हैं उनको भी खरीदने की कोशिश की जाएगी। अब वो 25% शेयर जो है हुकूमत इनको बेचती है, किसी और को बेचती है, तो वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पीआईए की वजह से पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। और माजी में आप देख लें 90 की दिहाई में जो बैंक्स वगैरह प्राइवेटाइज किए गए थे उनकी सर्विस भी बेहतर हुई, उनका मुनाफा भी बेहतर हुआ। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि पीआईए में भी कोई बेहतरी आएगी, इसका मुनाफा भी बेहतर होगा। और जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को अपनी जेब से इसके ऊपर खर्चा करना पड़ता था वो खर्चा करना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो हुकूमत का बयानिया था कि जनाब बाहर से सरमायाकारी आ रही है और कई $100 मिलियन आ जाएंगे, बाहर से कंपनियां आ रही हैं, लेकिन आज 3 साल के बाद ये हालत है कि पीआईए जैसी एयरलाइन जो न्यूयॉर्क भी जाती है, जो लंदन भी जाती है, जो मैनचेस्टर भी जाती है, जो गालिबन फ्रांस भी जाती है, जो गालिबन स्पेन भी जाती है, लेकिन उस एयरलाइन को खरीदने के लिए किसी भी दुनिया की बड़ी एयरलाइन ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, किसी ने कोई बिड भी नहीं की। और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही बैठे हुए लोग जो हैं उन्होंने ही जनाब बिड की और फिर उन्होंने इसको खरीद लिया। बाहर से उतनी तादाद में पैसा नहीं आ रहा, वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही जितनी हमारी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है, हुकूमत की ख्वाहिश है, पूरी कौम की ख्वाहिश है। अच्छा जी, ये सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, ये पीएचए लाहौर की तरफ से मुबैना तौर पे बोर्ड लगाया गया है। सोशल मीडिया पे किसी ने ये तस्वीर शेयर की हुई थी। अगर आपका ताल्लुक लाहौर से है
और आपने ये बोर्ड कहीं पे देखा है तो इसकी तस्वीर खींच के ज़रूर हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ये असली है या नहीं है। कल भी मैंने आपके साथ कुछ तस्वीर शेयर की थी, सीनियर सहाफ़ी शिराज हसन साहब ने शेयर की हुई थी और उन्होंने कहा था कि बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, और उसके ऊपर मरियम बीबी ने ट्वीट किया हुआ था कि माय आइडिया, मतलब कि उन्होंने तो कहा था कि PHA का बड़ा आइडिया, अच्छा आइडिया, लेकिन मरियम बीबी ने ऊपर कहा कि भाई क्रेडिट मुझे जाता है, मेरा ये आइडिया। और उसमें भी जो बातें लिखी गई थी मुझे ये लगा कि वो पैगामात बड़े सतही किस्म के हैं, थोड़े से बेहतर अंदाज में भी पैगामात दिए जा सकते थे, थोड़े से महज़ब अंदाज या महज़ब लैंग्वेज में भी दिए जा सकते हैं। मेरा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है ये गलत हो। अगर आप इसके अंदर देखें तो रोड सेफ्टी के हवाले से बात हो रही है और लिखा हुआ है मोबाइल छड़ हैंडल फड़। अब ये ठीक है, पर मेरे ख्याल में जब आप रोड सेफ्टी की बात कर रहे हो तो वो दुनिया भर में उसको थोड़ा संजीदगी से लिया जाता है। जो ड्राइविंग करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है, कुछ इस किस्म की बातें, लेकिन यकीनन ये कोई अजीम आइडिया है होगा किसी का, तो जिस वजह से इसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ऊपर साथ कार्टून भी बनाया जा रहा है। ये बताया ये जा रहा है कि ये जो कौम है इनका IQ लेवल यही कोई 2-4% ही है, इससे ऊपर नहीं है। एक बंदा जो ड्राइव कर रहा होता है वो बालिग होता है, अनलेस कि वो किसी जज का बेटा हो और उसके पास गाड़ी भी जो है वो मुबैना तौर पे नॉन कस्टम हो, उसके पास लाइसेंस भी ना हो और वो 2 बच्चियों को मार दे और वो जनाब हफ्ते के अंदर बाइज्जत बरी होकर बाहर भी आ जाए और राजीनामा भी हो जाए, तो वो तो उस तरह की एक्सेप्शंस होती हैं। लेकिन अगर वैसे कोई बंदा ड्राइव कर रहा है तो वो एक बालिग है, आकिल है, 18 साल से उसकी उम्र ज्यादा है, तो मेरे ख्याल में उसके लिए जो संजीदा मैसेज है इसमें वो ज्यादा बेहतर रहता, पर ये मेरा ख्याल है, हो सकता है गलत हो। एनीवे, ऊपर मरियम बीबी की भी तस्वीर साथ बनी हुई है। जी हाँ जी, मोबाइल छड़ हैंडल फड़ PHA लाहौर, ऊपर गाड़ी है, नीचे हैंडल यानी स्टीयरिंग है और साथ मरियम बीबी की भी तस्वीर बनी हुई है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये तस्वीर जो है किस जगह पे लाहौर में लगी हुई है, ये असली है या नहीं असली, लेकिन कल जो तस्वीर देखी थी मैंने और जो एक साफी ने शेयर की हुई थी और जिसके ऊपर मरियम बीबी खुद क्रेडिट ले रही थी, उनको देख के लगता है कि शायद ये भी असली हो, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा जी, आज आपको पता है क्रिसमस ईव है, दुनिया भर में क्रिश्चियंस कल जो है वो क्रिसमस मनाएंगे, लेकिन भारत के अंदर जो इस वक्त क्रिश्चियंस जो है वो क्रिसमस की सेलिब्रेशन वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बड़े मुश्किल हालात का सामना है। भारत के अंदर सिर्फ मुसलमान वो माइनॉरिटी नहीं है जिनको टारगेट किया जा रहा है। जो ही क्रिसमस आ रही है, देखिए लोग सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान में कल मैं देख रहा था, लाहौर में एक जुलूस निकला हुआ था, क्रिश्चियंस जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनका राइट है, उनको करना चाहिए। और दुनिया के किसी भी मुल्क में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, आपको आज़ादी हासिल होती है, लोग अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं और यहाँ पे क्रिश्चियंस का ये एक इम्पॉर्टेंट मजहबी त्यौहार है क्रिसमस। लेकिन इस मौके के ऊपर भी जो भारत में किया जा रहा है, भारतीय रियासत ने जो वहां पे माइंडसेट बना दिया है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने, उनकी हुकूमत ने, वहां पे जो मोदी की वजह से और उनकी सरकार की वजह से जो इंतहा पसंदी आई है, तो मुसलमानों को तो आप छोड़ दें, बाबरी मस्जिद के साथ जो इन्होंने किया, जिधर भी बेचारे 4 क्रिश्चियंस खड़े होकर कोई सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, इंतहा पसंद हिंदू आ जाते हैं, कहते हैं चलो तुम क्यों बाहर निकले हुए हो। भाई क्या ये सिर्फ उनके जो है वालिद साहब का मुल्क है? क्या क्रिश्चियंस वहां के शहरी नहीं है? क्या उनका ये राइट नहीं है? फिर ये कहते हैं जनाब के बैरून मुल्क हमें कोई जो है वो प्रोसेशन नहीं निकालने दिया जाता और इंडियंस को वहां पे ये किया जाता है, वो ये किया जाता है। आप इमेजिन करें अगर हिंदुओं के साथ या किसी और मजहब वाले के साथ ऐसा जो है अमेरिका में हो रहा हो या यूरोप में हो रहा हो, तो लोग फिर क्या कहेंगे? उसके ऊपर तनकीद ही करेंगे। अगर वहां पे भी ऐसा हो तो वो गलत है। एनीवे, ये छोटी सी एक वीडियो है, जरा आप इसको देखिएगा। ये आप लोग करेंगे क्या? नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो? अभी अपने अपने घर में बनाओ जो बनाना जाके। जी, आपने देखा, ये वो इंतहा पसंदी का जहर है जो फैलता जाता है। ये बात तो मुसलमानों से शुरू हुई थी, कश्मीरियों से शुरू हुई थी, मुसलमानों को टारगेट किया गया, कश्मीर के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया गया, बाहर से बिहार से ला के लोगों को वहां पे बसाया जा रहा है, डेमोग्राफी वहां की चेंज करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि जिसने भी वहां से मैट्रिक किया या FA किया और उसको जो है वहां का डोमिसाइल दे दिया जाएगा। तो जो ये घटिया हरकत कश्मीर में कर रहे हैं, तो वहां पे तो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह का इंतहा पसंद माइंडसेट फैलता है तो फिर कोई भी महफूज नहीं रहता। अब क्रिश्चियंस को भी ऐसे टारगेट किया जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर टारगेट किया जा रहा है। ये तो एक वीडियो मैंने आपको दिखाई है, ऐसी लातादाद वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हैं जो खुद ये इंतहा पसंद शेयर करते हैं कि देखें जनाब, यहाँ पे क्रिश्चियंस की कोई महफिल हो रही थी, वहां पे जाके हमने
चर्च में ये कर दिया, फलानी जगह पे जाके हमने ये कर दिया। तो ये वो माइंड सेट है जो इस वक्त भारत के अंदर रूल कर रहा है, और ये जो इंतहा पसंदाना और नस्ल प्रस्ताना माइंड सेट है, इसी का शाखसाना था कि इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। फिर उसका जो नतीजा निकला वो हमारे सामने है। लेकिन अगले चंद दिनों तक आप इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखेंगे कि किस तरह क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, वहां पे हिंदू इंतहा पसंद क्या कर रहे हैं। और फिर अब आप देखेंगे आगे जब रमजान आएगा तो मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, आगे कोई और त्यौहार आएगा तो निचली जात के हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा। ये वहां पे ना खत्म होने वाला सिलसिला है। और ये सिलसिला किस वजह से शुरू हुआ? ये शुरू तो जनाब बाबरी मस्जिद से, मतलब एक जो मेजर इवेंट है वो बाबरी मस्जिद का, वैसे तो उसके पीछे भी आप चले जाएं तो बहुत कुछ है, लेकिन वहां से जो इन्होंने इंतहा पसंदी शुरू की, अभी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। ये सिखों के खिलाफ भी जाएगी, ये जितने भी वहां पे मजहबी जो अकलीतें हैं उन सब को ये इसी तरह टारगेट करेंगे, कर रहे हैं, और इसमें मजीद तेजी आप आते हुए देखेंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।